नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल बिगिन टू लर्न में, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं यूजेस ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रयोग कहाँ-कहाँ हम करते हैं। और आपने ये भी देख लिया होगा कि आपको क्रिया के प्रयोग यूजेस ऑफ वर्ब्स को सीखने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो की जरूरत है और वो ये वीडियो आपके लिए काफी है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तब आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियोस की सारी लिंक्स दे दी हैं, आप फटाफट से क्लिक करिए और वो वाली वीडियोस जल्दी से जल्दी देख लीजिए। तो बिना समय गवाए लेट्स बिगिन टू लर्न यूजेस ऑफ वर्ब्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द यूजेस ऑफ वर्ब्स। हम इस वीडियो में सारे के सारे क्रिया के प्रयोग को आज सीख लेंगे। क्रिया के प्रयोग आपको वीडियो को समझने के लिए अंत तक देखना होगा। आप स्किप ना करें वीडियो को, इंट्रो स्किप कर दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां आपसे केवल रिक्वेस्ट की जाती है, तो मैं बीच बीच में रिक्वेस्ट कर सकता हूं। चलिए, तो हमें किसी भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको नियम को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। और आप अपनी कॉपी पेन निकाल करके तैयार रखिए, आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहला नियम, रूल नंबर वन, मैं इधर लिखता हूं। रूल नंबर वन, जो सबसे पहला नियम है वो है, आपने जनरल पढ़ा होगा कि हमने अब तक देखा है कि जैसा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। और यहाँ यूजेस जो होंगे वर्ब्स के वो होंगे हमारे मोस्ट प्रोबेबली जो रूल्स है वो संबंधित है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, तो पहला रूल जो है रूल नंबर वन वो ये है कि जब आपकी दो एक वचन संज्ञा मीन सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ी होंगी। किससे? एंड से। चलिए मैं लिख देता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूं, जब दो एक वचन संज्ञाएं, जब दो एक वचन संज्ञाएं मतलब सिंगुलर नाउन्स, ठीक है सर, किससे? एंड से जुड़ी होंगी। एंड से जुड़ी हो और एक ही व्यक्ति के बारे में बता बात कर रही हो। ठीक है, एक ही व्यक्ति की, चलिए इसे इसे यहां से एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रही हो ऐसे कर देते हैं। एक ही व्यक्ति को संबोधित करती हो। तब क्या होगा? तब क्रिया एक वचन में प्रयोग होती है। ठीक है सर, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब आपकी दो एक वचन संज्ञाएं होंगी, सिंगुलर नाउन्स होंगी और वो जुड़ी होंगी हमारी एंड से। दो सिंगुलर नाउन्स जुड़ी किससे है? एंड से। तब आपका वर्ब के साथ क्या करेंगे हम? वर्ब आपकी क्रिया एक वचन मीन सिंगुलर वर्ब का ही आप वहां पर यूज करेंगे। ओके सर, एग्जाम्पल्स में लिखता हूं। गौर करेंगे, मैं लिखता हूं द मैनेजर एंड पार्टनर ऑफ दिस कंपनी
इज कमिंग। ठीक है, मैंने लिखा द मैनेजर एंड पार्टनर, ये दोनों नाउन है अलग अलग, लेकिन जुड़ी है हमारी एंड से। मैनेजर एंड पार्टनर जुड़ी एंड से है, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में बता रही है। जो मैनेजर है वही पार्टनर है कंपनी में, तो यहां हमने क्या यूज किया है, इज का। ठीक है सर, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब या फिर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, सिंगुलर। ये तीसरी बात समझ में आ गई है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं, तब और बेहतर समझ जाएंगे आप। मैं लिखता हूं शर्मा जी इज अ प्रोफेसर एंड एमपी। अब जो शर्मा जी है, अकेले शर्मा जी, वो क्या है, प्रोफेसर भी है और एमपी भी है, दोनों ही है। एमपी आपका नाउन, प्रोफेसर आपका नाउन, जुड़े हैं एंड से, बता एक व्यक्ति के बारे में है, शर्मा जी के बारे में। अकेले शर्मा जी हैं, वही प्रोफेसर है और वही आपके एमपी है। ये था आपका रूल नंबर 1। अब आगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो हमारा आता है रूल नंबर 2। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आपको कहीं भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, अब जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है, जब दो भिन्न संज्ञाओं मीन्स अलग अलग आपकी डिफरेंट नाउंस होंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जब दो भिन्न संज्ञाओं यानी डिफरेंट नाउंस का प्रयोग हो तथा उसका अर्थ एक वचन, जब दो आपकी अलग अलग नाउन्स होंगी और उनका मीनिंग जो होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर एक वचन होगा, तो आपकी जो वर्ब होगी तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, एक वचन का मतलब सिंगुलर, एक वचन क्रिया मीन्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है सर, अब एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाए। नियम ये कहता है, अगर आपके एक सेंटेंस में दो अलग अलग नाउन्स का यूज हो रहा है, दो नाउन्स आ रही है, अलग अलग है दोनों, और उनका मीनिंग जो है वो सिंगुलर आता है, एक वचन में आता है, तो वहां पर हम वर्ब को सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा, फ्लो एंड स्टीडी, विंस। ठीक है, रेस, जो धीमे चलता है किंतु लगातार चलता है, वो रेस जीतता है, दौड़ जीतता है। स्लो एंड स्टीडी, दो अलग अलग नाउन्स हैं, स्लो एंड स्टीडी, लेकिन दोनों का मीनिंग सिंगुलर निकल रहा है, धीमे किंतु लगातार। ठीक है, धीमे किंतु लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। ठीक है सर, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। मैं लिखता हूं द हॉर्स एंड कैरेज इज एट होम। अब हॉर्स एंड कैरेज का मतलब आपकी घोड़ा से चलने वाली गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी मीन्स घोड़ा गाड़ी आपकी सिंगुलर है
और वो कहाँ है, घर पर है। ठीक है सर, ये था आपका रूल नंबर 2। चलिए क्लियर करता हूं, ज्यादा टैब नहीं खोलेंगे। अब आता है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 3 देखेंगे जरा गौर से। मैं इधर लिखता हूं, जब दो संज्ञाएं, और कैसी संज्ञाएं, एक वचन संज्ञाएं, जब दो एक वचन संज्ञाएं एक वचन संज्ञा मतलब सिंगुलर नाउन्स, आपकी एंड से जुड़ी होंगी। ठीक है, जब दो एक वचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हों तथा दोनों शब्दों के पहले आर्टिकल द, ये वाला आर्टिकल आपका आ रहा हो, आर्टिकल द हो, तब क्या करेंगे? तो आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तब बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी बात। जब आपकी दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो जुड़ी है एंड से, और दोनों के आगे क्या लगा है, दो सिंगुलर नाउन्स दोनों जुड़ी है एंड से, दोनों के आगे लगा है आर्टिकल द, तब आपका क्या होगा, वर्ब जो होगी वो होगी आपकी प्लूरल। ठीक है, कैसे होगी, यहां पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे, समझ लेंगे। मैं लिखता हूं, द प्रोफेसर एंड द राइटर आर सिटिंग हेयर, यही लिख। अब जो आपका द प्रोफेसर एक नाउन एंड द राइटर दूसरा नाउन, दो नाउन है, एक प्रोफेसर और दूसरा आपका राइटर, मींस दोनों के आगे द लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, सेपरेट बॉडी हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों सेपरेट बॉडी होने के साथ साथ अब यहाँ पर हमने वर्ब को, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ आपकी जो वर्ब है वो आपकी प्लूरल है, आर। आर को हमेशा हम किस लिए यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो आपके दोनों, द प्रोफेसर द राइटर, दोनों प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपका ये जो प्रोफेसर है, ये अलग पर्सन है। प्रोफेसर दो पर्सन हो गए यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन, या मीन्स आप कहें तो वन प्रोफेसर एंड टू राइटर। टू का मतलब मैं कह रहा हूं आपका सेकंड। पहला पर्सन जो है, वन पर्सन प्रोफेसर है, सेकंड पर्सन मीन्स दूसरा जो पर्सन है वो है आपका राइटर। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, गौर से देखेंगे। जब दो एक वचन संज्ञा, ठीक है, जब दो एक वचन संज्ञाएं मीन्स सिंगुलर नाउन्स,
एंड से जुड़े, ठीक है, तब क्या होगा, जनरली यही देखते हैं, तब आपका जो क्रिया होगी बहुवचन होती है, ठीक है सर, तब क्रिया बहुवचन होती है। कैसे, एग्जांपल्स देखेंगे यहां। मैं लिखता हूं मोहन एंड सुनील आर गोइंग टू सी द फेयर। मोहन और सुनील जा रहे हैं आपके मेला देखने के लिए, तो मोहन अलग पर्सन है और सुनील अलग पर्सन है, ये तो आप इतना जानते हैं, और इनको दोनों को एंड से जुड़ा है जब अलग बॉडी होंगी। इससे पहले भी हमने, इससे जस्ट पहले ही एक नियम पढ़ा है कि अगर आपकी दो नाउन्स हो और दोनों एंड से जुड़ी हो, दोनों अलग सेपरेट बॉडीज को शो कर रही हो, लेकिन यहाँ तो आपने देख लिया दोनों ही बॉडीज सेपरेट पहले से हैं, तो यहाँ आपका सीधी सी बात है, आपने जो नाउन के साथ वर्ब जो सब हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो है आर, जो प्लूरल को शो करती है, ठीक है। चलिए, और इसके आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, अब आपका रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखेंगे जरा। अब यहां होता है आपका क्रिया और वचन। वचन आप जानते ही है, नहीं जानते तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आपका नंबर। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, आपको पता ही है, और पुरुष, ठीक है। क्रिया वर्ब, वचन नंबर, और पुरुष, पुरुष को भी आप इंग्लिश में जानते ही है, जैसे हम बोलते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। वही होना चाहिए जो कर्ता का है, ठीक है। मीन्स कर्ता का, कर्ता को आप सब्जेक्ट बोलते हैं, तो हमारे सेंटेंस में वर्ब का नंबर और पर्सन, क्या क्या, आपका वचन, नंबर, पुरुष यानी पर्सन, दोनों वही होने चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट के हैं। हम वर्ब को वैसे भी मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रख देता हूं। मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, मैं लिखता हूं यहां पर रामू वांट्स टू लिव इन दिल्ली। रामू दिल्ली में रहना चाहता है। अब रामू की तरफ कॉल करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा रामू, रामू आपका सिंगुलर है, ठीक है, वचन में, नंबर सिंगुलर है, पुरुष आपका ये सेकंड पर्सन है। राम के बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब यहां देखेंगे, आप देखेंगे सिंगुलर है ये, तो यहां पर आपका वर्ब जो होगा मेनली, आप मेन जो वर्ब होती है हमारी नंबर के अकॉर्डिंग आती है, पुरुष यानी पर्सन तो सेकंड नंबर सेकेंडरी है, उसके बारे में बाद में गौर करते हैं। तो हमारा जो रामू है वो आपका सिंगुलर है नंबर में, और हमने यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की है, ठीक है सर। इसके अलावा मैं दूसरी दूसरी लिख दूं, मैं ये सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, दे कंप्लीट देयर वर्क डेली। वे अपना काम रोज पूरा करते हैं,
ठीक है। अब ये जो दे है, दे जो है आपका वो है प्लूरल, और यहां पर जो आपकी वर्ब है कंप्लीट, पूरा करना। ठीक है। अगर हम टेंस की तरफ गौर करेंगे तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अफर्मेटिव में, जहां पर अकॉर्डिंग टू रूल एस और ईएस लगती है मेन वर्ब में, लेकिन यहां प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहां पर क्या होगा आपका, एस और ईएस नहीं लगेगी। ये नियम हम टेंस में भी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में दोनों आ गई होंगी। चलिए इसे क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। बहरहाल मैं इसे क्लियर करता हूं। रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आता है अब आपका रूल नंबर 6। छठवें रूल में हम क्या सीखते हैं? छठवें रूल में हम सीखते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, मैं लिखता हूं यदि कर्ता, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट एक वचन है, ठीक है, या फिर एक वचन, चलिए यहां लिख देते हैं एक वचन है, और ईच या एवरी, ये दो शब्द हैं, ईच या एवरी से शुरू होता है। ठीक है। तब क्या होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, और ईच और एवरी से शुरू हो रहा है, तब क्या होगा आपका क्रिया, तब एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर क्रिया के बारे में हमने क्रिया में नंबर तो नहीं पढ़ा, यहाँ आप एक वचन क्यों लिख रहे हैं? देखिए सर, इसी क्रिया को आप नंबर मत समझिएगा। ये नंबर आपका नाउन ही होता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू नाउन हमने पढ़ा था कि जिस जिस तरीके से हमने पढ़ी थी, दो वर्ब आपकी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब जो चेंज नहीं होती है, फाइनाइट मतलब जो चेंज हो जाती है। ठीक है ना? तो वही है आपकी फाइनाइट नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने पढ़ा था। तो हम जिस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर रहे हैं, और सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है यहाँ पर, तो कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और ईच और एवरी के साथ शुरू हो रहा है, ईच एंड एवरी के साथ शुरू हो रहा है, दोनों में से किसी के साथ, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। मैं लिखता हूं एवरी बॉय एंड गर्ल वाज अलर्ट। प्रत्येक लड़का और लड़की सचेत थे। ठीक है, सचेत था, इस तरीके से बोलेंगे हिंदी में। तो एवरी लगा है यहाँ, बॉय सिंगुलर है और गर्ल भी सिंगुलर है, तब इसके हिसाब से पास्ट में जा रहा है, और पास्ट का जो हमारा सब्जेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने यूज की है वो है वाज। वैसे अगर प्लूरल होता तो यहाँ क्या आता, वर आता, लेकिन ये क्या है आपका सिंगुलर है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका वाज आएगा। ठीक है सर। चलिए, अगर ये से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा लिख देता हूं, ईच का भी लिख देते हैं हम इधर, ईच का लिख देते हैं। ईच स्टूडेंट ईच स्टूडेंट वाज सक्सेसफुल। प्रत्येक छात्र सफल था। ठीक है। तो ईच स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, गौर करेंगे, और ईच से शुरू हो रहा है, वाज हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, सक्सेसफुल। ठीक है। हर एक छात्र सफल था। इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, गौर करेंगे। रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा समय ना लग जाए। चलिए, जब एक वचन करता होगा आपका भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगेन, जब एक वचन करता
सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पर नाइदर नॉर आइदर और, ये दो शब्दों के जो जोड़े हैं क्लॉजेज जिसे बोलते हैं, शब्द युग्म है आपका, से संबंधित है। ठीक है ना। तब क्या करेंगे, आपका जो वर्ब होगी सिंगुलर आएगी। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और वहां आपका नाइदर नॉर आइदर और का यूज आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां सब्जेक्ट आपका जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगी। ठीक है। तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। आप इनको या तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप नोटबुक में नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अब इधर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। मैं लिखता हूं आइदर सुनील और सोहन, आइदर सुनील और सोहन इज हिज ब्रदर। या तो उसका भाई सोहन है या सुनील है। अब यहां पर जो आइदर और का हमने जो यूज किया है, आइदर और, ठीक है, ये किसी एक के बारे में बात कर रहा है, या तो ये है या ये है। जब किसी एक के बारे में बात हो रही है, तब यहां पर हमने वर्ब जो की है ऑक्सिलरी वर्ब, वो आई है आपकी सिंगल में। ठीक है, सिंगुलर के लिए हमने यूज की है, तो किसी एक पर्सन के बारे में बात यहां पर हो रही है। चलिए, नाइदर नॉर का भी एक यूज मैं लिख देता हूं। मैं लिखता हूं नाइदर रमेश नॉर मोहन हैज ब्रोकन द ग्लास। ठीक है। तो ना तो मोहन ने तोड़ा है और ना ही रमेश ने तोड़ा है। ना तो रमेश ने तोड़ा है, ना ही मोहन ने तोड़ा है। दोनों में से किसी ने गिलास को नहीं तोड़ा। तो पता नहीं किसने तोड़ा है। तो यह किसी दोनों में से कोई नहीं है, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन गया। इसकी वजह से आपका यहाँ सिंगुलर हैज आया ना, यहाँ हैज, तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 8 कहता है, जब आपका सब्जेक्ट होगा वो नाइदर नॉर से जुड़ा होगा और वचन यानी आपका नंबर अलग अलग का, डिफरेंट दोनों का, ठीक है, नाइदर नॉर के साथ आपका जो नंबर होगा डिफरेंट होगा। ठीक है। तब क्या करेंगे हम, उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करने वाले हैं इस रूल में। तो चलिए मैं लिखता हूं, जब आपका कर्ता, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और से जुड़ा हो। ठीक है। तथा वचन, वचन का मतलब नंबर, एवं पुरुष, पुरुष का मतलब पर्सन,
भिन्न। भिन्न का मतलब अलग अलग या डिफरेंट हो, ठीक है। तब जो आपकी क्रिया होगी निकटतम करता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगी। इतनी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आपका सब्जेक्ट होगा नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़ा होगा और उसका नंबर और पर्सन दोनों ही डिफरेंट होंगे, तब जो वर्ब के पास मीन्स जिस सब्जेक्ट के पास वर्ब आने वाली है उस सब्जेक्ट का ही हम वचन देखेंगे, नंबर देखेंगे, पर्सन देखेंगे। अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट हम वर्ब यूज करने वाले हैं। अगर सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वहां पर हम वर्ब यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल से आपके समझ में ज्यादा बेहतर आ जाएगा, तो मैं इधर एग्जाम्पल लिख देता हूं। देखिए, पहला मैं लिख रहा हूं, नाइदर गणेश नॉर आई एम, ठीक है, एक ब्रदर। अब यहां गौर करेंगे, नाइदर गणेश, गणेश का मतलब सेकंड पर्सन, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, दोनों ही सिंगुलर हैं। लेकिन अब आई के साथ एम लगता है हमेशा, आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, ठीक है। तो आई के साथ एम लगता है तो हमने अकॉर्डिंग टू आई नियरेस्ट की बात की थी। अब वर्ब के पास आई आया है, आई का पर्सन क्या है फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन की इधर देखें क्या है आपका एम लगता है। तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन दोनों ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई के साथ में एम हमने इधर लगा दिया है, ठीक है सर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में लिख दूं तो और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपके में। मैं लिखता हूं नागर मुकेश नाइदर मुकेश nor his friends were present there। यह लिखा है ना तो मुकेश था, मुकेश सिंगुलर है, ठीक है, सेकंड पर्सन हो गया, नॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स की तरफ ध्यान गौर करेंगे, फ्रेंड्स क्या है, हमने क्या कहा, पहले तो हम इसका नंबर देखते हैं, नंबर क्या है। अब आपका फ्रेंड्स नंबर है आपका प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग टू प्लूरल हम इसमें वर्ब को यूज कर देंगे। तो वर्ब जो है आपकी वर लगाई है हमने ऑक्सिलरी वर्ब, क्यों लगाई है, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है या नाउन है वो प्लूरल है, क्योंकि नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, यही हमारा रूल कहता है। नाइदर नॉर से जुड़ने होने पर जो नियरेस्ट टू द वर्ब सब्जेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू द दैट सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट वी विल अप्लाई द ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज द कंडीशन एंड हियर वी आर डूइंग सो। ओके सर। चलिए नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 के लिए थोड़ा तेज तेज आप चलेंगे, आप थोड़ा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, तो उसकी वजह से सारे रूल्स को इधर कंप्लीट करना है। चलिए ये रूल थोड़ा सा लंबा है, मतलब लंबा का मतलब इसकी थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे समझेंगे जरा क्या है। जब आपकी दो संज्ञा या सर्वनाम मीन्स आपके जब दो आपके प्लूरल, प्लूरल नहीं सॉरी, आपका दो संज्ञा मीन्स नाउन और दो प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, वो जुड़े होंगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, तब उसके साथ हम क्या करने वाले हैं ये जरा देखेंगे। तो मैं लिख देता हूं, जब दो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, ठीक है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो से जुड़े होंगे
तब जो आपकी क्रिया होगी मीन्स वर्ब जो होगी, कौन सी वाली वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। जो दूसरा वाला आपका दूसरी संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, जब आपकी दो संज्ञा मीन्स दो नाउन्स होंगी, दो प्रोनाउंस होंगी, लेकिन वो जुड़ी किससे होंगी? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ी होंगी, तब क्या करेंगे? जब हम जो वर्ब यूज करेंगे वो दूसरी वाली जो नाउन या प्रोनाउन होगी उसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अब चाहे पहले वाली का नंबर और पर्सन कुछ भी हो। चलिए इस लाइन को भी लिख देते हैं हम। चाहे पहले वाली संज्ञा सर्वनाम का वचन यानी नंबर और पुरुष यानी पर्सन कुछ भी हो। ठीक है, पहले वाली नाउन का या प्रोनाउन का नंबर और पर्सन कुछ भी हो, हम वर्ब यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जो फर्स्ट के सेकंड वाली दूसरी वाली नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इधर हम एग्जांपल देख लें तो बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए मैं लिखता हूं, नॉट ओनली द लेबर बट ऑल्सो ऑफिसर वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब जो देखिए गौर करिए, क्या कह रहा है हमारा नियम, हमारा रूल नंबर 9 जो ये कह रहा है कि आपका जो दो संज्ञा सर्वनाम होंगी, मीन्स यहाँ लेबर नाउन है, ऑफिसर नाउन है। ठीक है, दो नाउन है। अब पहला वाला हमारा या लेबर है, ये पहला वाला नाउन जो है प्लूरल है, दूसरा वाला नाउन हमारा सिंगुलर है। ये कहता है लेकिन ये जुड़ी होंगी नॉट ओनली से या बट ऑल्सो से, दोनों जुड़े हुए हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से। पहले वाला हमारा प्लूरल है, दूसरा वाला सिंगुलर है। ये कहता है हम जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लास्ट वन, दूसरी वाली के हिसाब से। तो दूसरी वाली देखिए सिंगुलर है और यहाँ हमने जो वर्ब यूज की है वो क्या यूज की है? सिंगुलर। ठीक है, पहला लेबर्स है प्लूरल है, दूसरा ऑफिसर है सिंगुलर है। और हमारा नियम ये कहता है अकॉर्डिंग टू द लास्ट वन सब प्रोनाउन और नाउन, according to the last one we will apply the auxiliary verb in the sentence। ठीक है, then we are doing so, we are applying here singular auxiliary verb। ओके, अगर इससे समझ में नहीं आया है तो मैं दूसरा एग्जांपल और लिख देता हूं तो बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं लिखता हूं नॉट ओनली सोहन but also his friends appeared in that competition। ठीक है, सोहन ही नहीं, उसके नॉट ओनली सोहन, केवल सोहन ही नहीं जबकि उसके दोस्त, देखिए सोहन सिंगुलर है, फ्रेंड्स आपका उसके दोस्त प्लूरल है। ठीक है, अपीयर्ड क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहां पर हम इसे डिस्टिंग्विश या यहां पर हम इसे क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। बट अगर ये प्रेजेंट की बात होती है तो अपीयर्ड की जगह हम यहां अपीयर कर सकते हैं, केवल यहां अपीयर ही आएगा क्योंकि आपकी जो लास्ट नाउन है वो प्लूरल है। क्लियर है सर? चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसे यहाँ पर नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं इसे क्लियर करता हूं। अब आती है बात रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है, इसकी तरफ थोड़ा सा गौर करेंगे। तो अब जो बात है वो हम ये कहने वाले हैं, तो आपका जो आपका नाउन होगा उसका जो प्रॉपर्टी है या तो वो सिंगुलर हो, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ, उसका मीनिंग जो होता है वो अगर सिंगुलर में है, ठीक है, हमारा नाउन अगर प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर में है। कई सारे ऐसे नाउन्स मैंने लास्ट जब नाउन और नंबर ऑफ नाउन पढ़ा था तब मैंने आपको नोट कराए थे, तो उन्हीं के उसी से संबंधित है। उस समय हमने उसका यूज पढ़ लिया था, तो इसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपके नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, तो वहां सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए, वहां आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इधर, जब संज्ञा का रूप बहुवचन हो, ठीक है, किंतु अर्थ एक वचन हो, तब एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा, ठीक है। जब आपकी सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट की यहाँ पर आप सीधी सीधी बात हो रही है नाउन की, नाउन आपकी बहुवचन देखने में, रूप का मतलब देखने में, पढ़ने में ऐसा लगेगा कि वो आपका प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने नंबर पढ़ाया था तब बहुत सारी करीब करीब 8 या 10 नाउन का मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारी नाउन होती है ऐसी। चलिए तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। मैं लिखता हूं सीधा एग्जाम्पल, द लेटेस्ट न्यूज हैज बीन ब्रॉडकास्टेड। ठीक है, तो जो लेटेस्ट न्यूज है, अब देखिए यहां पर आपका नाउन है वो न्यूज है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन होता है सिंगुलर है। न्यूज का मतलब समाचार होता है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है, ना कि हैव लगाया है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यहां देखिए स्टेट्स लिखा है, जबकि इसका स्टेट का मतलब होता है सिंगुलर ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्टेट नहीं आएगा यहाँ, स्टेट्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके बना है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अमेरिका निकल के आता है, मतलब एक नेशन, वन नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो अमेरिका या स्टेट्स आपका लगने में, देखने में ऐसा लगता है कि प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है यूज, यहाँ सिंगुलर नाउन का ही, सिंगुलर वर्ब का यूज हमने यहाँ किया है, ठीक है। चलिए, तो ये कॉमन सेंस वाली बात थी। ठीक है सर। और अब इसके जो नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 11, वो भी कॉमन सेंस वाला ही रूल है। जैसे अब 3 रूल्स ऐसे आने वाले हैं इसमें। एक रूल तो ये हो गया आपका कि ऐसी नाउन्स जो देखने में तो प्लूरल होती है लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब। अब ऐसी नाउन्स जो एक वचन दो बहुवचन दोनों में ही होंगी, सिंगुलर प्लूरल दोनों में उनका यूज करते हैं, तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 11, वो यही कहता है। रूल नंबर 11 क्या कहता है आपका,
तो मैं यहां लिख देता हूं कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको एक वचन जिनको एक वचन एवं बहुवचन, सिंगुलर एवं प्लूरल, ठीक है, दोनों में प्रयोग करते हैं। तब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर आपका ऐसी वर्ड ऐसी नाउन्स होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज होते हैं, लेकिन जब उनके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे तब हमको सब्जेक्ट की तरफ गौर करना होगा, देखना होगा उसका सेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट वी विल पुट द ऑक्सिलरी वर्ब देयर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम एग्जांपल्स देख लें इधर क्या है, क्या क्या एग्जांपल्स हमारे होने वाले हैं। मैं लिखता हूं इधर द जूरी, ठीक है, हैज गिवन इट्स डिसीजन। जूरी नाउन है और ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आपका जो जूरी है वो सिंगुलर सेंस में आ रहा है, क्योंकि जो हम कहेंगे जो कमिटी है या जूरी है या जो मेंबर्स ऑफ द जजमेंट जजेस का जो नंबर है वो एक यूनिटी में आ रहा है और वहां पर ये सिंगुलर को शो कर रहा है। तो यहाँ हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हैज का यूज किया है, क्योंकि यहाँ जूरी का मतलब एक सिंगुलर सेंस में निकल करके आ रहा है, ठीक है सर। चलिए और इसी का प्लूरल कर देते हैं, तब प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, देखिए द जूरी वर नॉट the jury were not unanimous in their decision। ठीक है, तो अब यहां पर जूरी का जो मीनिंग है वो प्लूरल में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर पर्सन सेपरेट हो गए हैं, इसलिए हमने यहां पर वर्ब का यूज किया है। ऐसे ही मैं और एग्जांपल लिखूं, मैं लिखता हूं द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। कमिटी ने अपनी सूचना दे दी है। तब यहाँ हैज कमिटी सिंगुलर, हैज अकॉर्डिंग टू द सेंस, और वहीं से का अगर प्लूरल बनाना चाहे तो प्लूरल भी बन जाएगा। तब क्या होगा, द कमिटी डू नॉट अग्री इन देयर स्टेटमेंट। अब वो अपने स्टेटमेंट्स के साथ सहमत नहीं है, अपने अपने जो कथन दिए थे उन्होंने। अब यहाँ पर आपका डू आ गया, मतलब आप यहाँ कमेटी का मतलब अलग अलग मेंबर्स हो गए, बट गए हैं, तो ये आपका प्लूरल शो कर रहा है, ठीक है सर। ये था आपका रूल नंबर 11। अब जो नेक्स्ट रूल मैं जो बात कर रहा था कि 3 रूल्स ऐसे आने वाले हैं, तब क्या होगा आपका,
अब ऐसे आपके नाउन्स जो देखने में सिंगुलर होंगे लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होगा, तब क्या करेंगे हम, उनके लिए अकॉर्डिंग टू सेंस हमको पता होना चाहिए कि देखने में सिंगुलर लग ले लेकिन होते प्लूरल हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है सर, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, साफ कर देते हैं। अब आता है आपका रूल नंबर 12। और ये क्या है आपका, वही लिखेंगे, जब संज्ञा का रूप एक वचन में हो तथा अर्थ बहुवचन हो। ठीक है, तब बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है सर, देखिए एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको नोट कराई थी। अब ऐसी जो नाउन्स होती है वो पहले इनको देख लेते हैं, ऐसी नाउन्स होती कौन सी है। ठीक है, तो पहले भी नोट करा चुका हूं लेकिन दोबारा नोट करा रहा हूं मैं। आपकी ऐसी जो नाउन्स है वो नाउन्स ऐसे देखिए, वो नाउन्स कौन सी है, मैं लिख देता हूं यहां पर। तो एक तो आपका वर्ड हो गया नन, दूसरा मैं लिखता हूं यहां एनिमी, और लिखता हूं वैरायटी, आगे है नंबर, आगे है प्लेंटी, आगे मैं लिख देता हूं आर्मी, और इसी तरीके से तो ऑन। ठीक है, एटसेट्रा। अब देखिए इनका मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, तो मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं, पहला नन का भी मैं लिख दूं, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क। मतलब नन का यूज हमेशा प्लूरल में करते हैं, ये तो आप जानते ही है, तो इसलिए नन का मैंने यहां लिख दिया है, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए दूसरा हम एनिमी लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूं द एनिमी आर डेंजरस इन ऑल काइंड्स। मतलब दुश्मन कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, हमेशा खतरनाक होता है, तो एनिमीज नहीं आएगा यहाँ पर, एनिमी आएगा। ठीक है सर, तो एनिमी का सेंस यहाँ पर प्लूरल में हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको और देखना है तो वैरायटी का भी लिख देते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं लिखता हूं वैरायटी ऑफ व्हीकल्स वर प्रिजर्व्ड इन द शोरूम। ठीक है, तो शोरूम में बहुत सारी व्हीकल्स को मीन्स बहुत सारी वैरायटीज, वाहनों की वैरायटी को संभाल कर रखा गया, संजो कर रखा गया। ठीक है सर, ऐसे ही ये चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ, इसे क्लियर कर देते हैं। अब आता है आपका रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 में देखते हैं ये क्या कहता है आपका,
रूल नंबर 13 कहता है आपका, जब दो या दो से अधिक कर्ता मीन्स आपके सब्जेक्ट्स किससे जुड़े होंगे, एज वेल एज या फिर बिसाइड्स, और आपका एंड नॉट, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन, ठीक है, इन शब्दों से जुड़े होंगे कौन से शब्द, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू। इनसे अगर जोड़े जाते हैं तब आपका जो वर्ब होगी कर्ता के साथ साथ जो आपका कर्ता का जो वचन होगा, नंबर होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर टोटली आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही मैटर करता है। लिख लीजिए जरा एक बार, तब आप बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं लिखता हूं, जब दो या अधिक कर्ता एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, टुगेदर विथ, लाइक, इन एडिशन टू, इन शब्दों से जोड़े जाते हैं। तब क्या होता है, तब आपकी क्रिया कर्ता के साथ या उस शब्द का यूज कर रहा हूं मैं, उस वचन, ध्यान रखना, तथा पुरुष उस वचन तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग होगी, जो कर्ता से पहले आएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, या समझने वाली बात है कि जब आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे एटलीस्ट, ठीक है, तो एटलीस्ट दो सब्जेक्ट होंगे और वो जुड़े किससे होंगे, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, टुगेदर विद, लाइक, इन एडिशन टू, ठीक है, इनसे जुड़े होंगे। तब क्या होगा, आपकी जो वर्ब होगी सर, वो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, उस सब्जेक्ट का जो वचन मीन्स आपका नंबर, वचन का मतलब आपका नंबर, पुरुष का मतलब आपका पर्सन, जो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का नंबर और पुरुष होगा मीन्स पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब को यूज करेंगे, ठीक है सर। देखिए, फर्स्ट का मतलब जो, यहाँ फर्स्ट का मतलब मैं कह रहा हूं आपका जो क्रिया से पहले आएगा, ठीक है, क्रिया से पहले वाला सब्जेक्ट होगा फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्रिया से पहले वाला, ठीक है सर। तो मैं एग्जांपल से लिख देता हूं। फर्स्ट कह दीजिए क्रिया से पहले वाला, या फिर आप इसे लिख सकते हैं, दूसरा भी कह सकते हैं, दूसरा अगर वैसे देखेंगे नंबर गिन के फर्स्ट और सेकंड कहेंगे दूसरा वाला, और फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट के जो बात, जिसके बाद जस्ट जिस सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आनी है उसके बिल्कुल दूसरे वाला, ठीक है सर। तो मैं लिखता हूं श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन आर ईटिंग। देखिए जरा गौर करिए, यहां श्याम फर्स्ट सब्जेक्ट एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दूसरा सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट,
अब पहले वाले का नंबर क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपका जो वर्ब है किस सब्जेक्ट के बाद आने वाला है, सेकंड सब्जेक्ट के बाद। तो यह पहला वर्ब का मतलब, पहला सब्जेक्ट का मतलब वर्ब के बिल्कुल पहले वाला, इस तरीके से गिनेंगे तो इससे फर्स्ट आ जाएगा, और इधर से गिन के चलेंगे तो इधर से सेकंड आ जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए, मतलब जो वर्ब के बिल्कुल पहले वाला है, जहां वर्ब आनी है उसके बिल्कुल पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है, पर्सन क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ आप चिल्ड्रन आपका प्लूरल है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर को यूज किया है। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करते हैं। तो यहां से उल्टा समझ गए, ऐसे हम थोड़ा गौर देंगे। तो जो आपका जो पहला वाला है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं इसे हम, ठीक है। श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, तो ये आपका ये गलत है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपका ये गलत रहेगा, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट रहेगा। अब करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा आपका श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ईटिंग, श्याम और उसके बच्चे खा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आपका सब्जेक्ट, ये इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यूज किया है, ठीक है। ये आपका करेक्ट सेंटेंस रहेगा, ठीक है सर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं। इस नियम को थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि जब आपके दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में यूज हो रहे होंगे, वहां पर आप क्या करेंगे सर, जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसका नंबर और पर्सन कुछ भी हो, उसके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब का यूज करने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का। तो हमने जैसा यहाँ देखा श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन आर ईटिंग, तो यह आर नहीं आएगा, क्या आएगा, श्याम एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ईटिंग आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिख दूं तो आप उससे ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, इसको क्लियर, मैं इसको यहां से क्लियर करता हूं। चलिए लिखने के लिए क्लियर कर देता हूं मैं इसे बस। मैं जो अगला एग्जांपल लिख रहा हूं वो ये लिखता हूं, सुरेश बिसाइड्स मोहन, महेश, चलिए ठीक है, महेश कर देते हैं, महेश एंड सोहन हैव ऑल्सो ड्रंक मिल्क। तो ये आपका ये सेंटेंस गलत रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा ये, ठीक है। फिर करेक्ट क्या होगा, अब करेक्ट होगा आपका सुरेश बिसाइड्स महेश एंड सोहन हैज ऑल्सो ड्रंक मिल्क, ठीक है सर। ये आपका दूसरा वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 13, और जो अब आपका आने वाला है रूल नंबर 14, आगे उसे देखेंगे। रूल नंबर 14 ये क्या कहता है आपका, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो लिखते हैं हम, जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जब रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक जो आपका सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा वो अगर आपका सब्जेक्ट होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है मीन्स क्रिया का
कर्ता होता है। जब क्या होगा, फिर क्या होगा, तब आपका क्रिया जो होगी उसका वचन, वो नंबर, पुरुष, पर्सन, और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो कर्ता आएगा, ठीक है। उसके अनुसार प्रयोग होगी क्या, आपकी वर्ब। कुल मिला के कहने की बात यह है, जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तब आपकी जो वर्ब होगी वो आपका नंबर और पर्सन, उसका क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूं। मैं लिखता हूं, नागेंद्र इज वन ऑफ द बेस्ट, नागेंद्र इज वन ऑफ द बेस्ट poets that have ever remembered। अब यार नागेंद्र एक पोइट हैं, उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल समझना है। और समझेंगे किस तरीके से, हमारा जो कहने का मतलब है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो आपका वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपकी वर्ब यहां आ गई है, उसका सब्जेक्ट क्या है, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब यह था कि इसके पहले जो सब्जेक्ट है, हम जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट मींस आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके पहले का सब्जेक्ट क्या है, आपका पोइट्स, इसका नंबर क्या है, इस पर गौर करें। ये प्लूरल है, तो हमने यहाँ इसी के अकॉर्डिंग, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हैव यूज किया है, ना कि नागेंद्रा। अगर नागेंद्रा को देखें तो ये आपका सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए था, लेकिन यह सिंगुलर नहीं आया है, एक यहाँ क्या आया है, आपका प्लूरल, जो कि सही है, ठीक है सर। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हमने देखा आपका हैव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके पहले एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया है, ठीक है। दैट के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, पोइट्स, जो एक नाउन है और प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसे यहाँ यूज किया है, ये हमारा नियम कहता है, ठीक है सर। ये था आपका रूल नंबर 14। अगर आपको और एक दो एग्जांपल्स देखना है तो मैं आपको बता देता हूं। मैं लिखता हूं, आई हु एम योर एल्डर ब्रदर विल एनकरेज यू, ठीक है। तो यहां गौर करें, आई हु, ठीक है, हु का मतलब सिंगुलर है, पहली बात रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसके पहले आई है, वो सिंगुलर है, और आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए हम हमेशा एम यूज करते हैं, तो हमने यहां पर एम का यूज किया है, ठीक है सर। आपकी समझ में बात आ गई है कि नहीं आई है, आप थोड़ा सा एक बार गौर करके देखें। एम अकॉर्डिंग टू हमने यही देखा है, यहां भी हमने नियम में ये देखा कि आपके जो वर्ब के पहले वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका वर्ब का सब्जेक्ट है, उसके पहले जो सब्जेक्ट है आई, इसके अकॉर्डिंग हम हमेशा वर्ब को यूज करने वाले हैं। तो आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के आई के साथ हमेशा यूज करते हैं एंड, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे बढ़ते चलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर विल भी हमने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ विल का यूज किया, ना कि शैल का। ठीक है सर, ये था आपका रूल नंबर 14। तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्लियर करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 15 के पास। ठीक है सर, तो यहां आता है आपका रूल नंबर 15। ठीक है, तो अब जो हम ये रूल पढ़ने वाले हैं, इस रूल में हम जानेंगे जो भी सेंटेंस आपका नो सूनर डिड से आरंभ होगा और उसका क्लोज का वर्ब जो है डिड के कारण फर्स्ट फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, डिड का मतलब ये नहीं कि पास्ट में चला जाएगा, वो आपका प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट क्लोज, और सेकंड क्लोज आपका देन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। मैं लिखता हूं, यदि वाक्य, वाक्य यहां आप समझ जाइए, सेंटेंस नो सूनर डिड से आरंभ होता है, ठीक है, उस क्लॉज का, उस क्लॉज का मतलब जहां पर हमने नो सूनर डिड का यूज किया है, वर्ब डिड के कारण प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, में रहता है, और दूसरा क्लॉज देन से जुड़ता है। समझ में आ गई होगी आपकी भी बात। मैं नियम यहां एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं, पहले नियम को एक बार फिर से पढ़ लें। आपका कोई भी सेंटेंस नो सूनर डिड से शुरू हो रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, उसका जो फर्स्ट क्लॉज होगा, क्योंकि हमने डिड का यूज किया है, उसके कारण डिड आपका अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसलिए फर्स्ट क्लॉज का जो वर्ब होगा हमेशा प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है सर, जब टेंस पढ़ेंगे तब इस नीड को हम पढ़ेंगे आगे। तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा डिड के कारण पहली वाली क्लॉज का वर्ब, और दूसरे क्लॉज को हम देन से जोड़ेंगे। एग्जांपल्स देखिए, मैं लिखता हूं, नो सूनर डिड द टीचर केम, the teacher come into the class, then students stood up। गौर करिए, यहां नो सूनर डिड से हमने शुरू किया है, अब यहां डिड होने के कारण कम को हमने केम नहीं किया, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म रखा है हमने, इसे कम ही रहेगा। ठीक है, इनटू द क्लास ये फर्स्ट फॉर्म था। अब सेकंड जो क्लॉज होगा वो इसे हम देन से जोड़ेंगे, तो हमने यहां देन लगाया, देन से जोड़ा, स्टूडेंट्स स्टूड अप। जब जैसे ही अध्यापक कक्षा में घुसे या घुसा, तो बच्चे खड़े हुए, मतलब पहले टीचर ने एंट्री ली, उसके बाद बच्चे खड़े हुए। ठीक है ना, तो अब जो आपका देन से जुड़ा है, अब यहां आप सेकंड क्लॉज के साथ कुछ भी करिए, तो यहां हमने देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट फॉर्म का यूज किया है यहाँ। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसे हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वाक्य को, इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से किस तरीके से बनाते हैं, वो देखिए, हम इसे एज सुन एज से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, एज सुन एज द टीचर केम, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही अध्यापक आया, बच्चे खड़े हो गए।
ठीक है, तो यहां आपका कम की जगह अब ये केम है, और यहाँ स्टूड अप पहले भी था, और यहाँ अभी भी स्टूड अप ये है। ठीक है सर, तो ये था आपका रूल नंबर 15। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे साफ करते हैं। अब आता है रूल नंबर 16, और ये रूल क्या कहता है आपका, जब आपके सेंटेंसेस हार्डली या स्केर्सली से शुरू होंगे, तब क्या होगा, तो जब जैसे हार्डली या स्केर्सली में होगा तो वहां पर फर्स्ट क्लॉज में ही यूज करेंगे इसे, या फर्स्ट क्लॉज में यूज करेंगे तब वहां पर आपका फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, और दूसरा क्लॉज वेन से जोड़ेंगे दूसरे क्लॉज को। ठीक है सर, तो यहां लिखता हूं मैं, यदि वाक्य हार्डली या स्केर्सली, यही तो बताया था, से शुरू या आरंभ होता है, तो उस क्लॉज उस क्लॉज का मतलब फर्स्ट क्लॉज जहां हार्डली और स्केर्सली होगा, मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तथा दूसरा क्लॉज व्हेन से जुड़ता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। तो जहां पर आपका हार्डली स्पेशली से जैसे ही आपका सेंटेंस शुरू होता है, तो पहला क्लोज होगा, वर्ब से पहला वाला पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, दूसरा वाला आपको से दूसरा पार्ट जोड़ने के लिए वहां हम वेल लगाएंगे। एग्जाम्पल से आप देखिए, हार्डली ही हैड रीच्ड, यही तो है बात, नियम यही है, हार्डली शुरू हुआ, ही हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट टेंस में पहुंच गया ये, द स्टेशन व्हेन, अब यहां से आपका दूसरा क्लोज आएगा, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हार्डली से वाक्य शुरू हुआ है, आपका सेंटेंस शुरू हुआ है, और फर्स्ट क्लॉज मतलब वेल से पहले वाला या वर्ब से पहले वाला, तो आपका ही हैड रीच्ड। अब यहां गौर कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट ही है ये, और यही हमारा नियम भी कहता है। और दूसरा वाला क्लॉज है, वहां हमने वेन से जोड़ा है उसे, वेन यहां है तो वेन से जोड़ दिया है, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब जो लास्ट वाला है, और लास्ट और 17वां जो नियम है हमारा, वो नियम है केवल समझने वाली बात है उसमें। उस नियम में क्या है, मैं आपको बताता हूं। ऐसी जो कुछ क्रिया होती है, ठीक है, कुछ क्रिया ऐसी उस स्थिति अथवा व्यवहार को प्रदर्शित करती है जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब उन पर आदमी कोई अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है, और तो उनको क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं करते। ठीक है, जैसे कैसी कैसी होती है, रूल नंबर आपका 17 है, यहाँ कुछ आपको वर्ड्स में बताने वाला हूं। उन वर्ड्स को कभी भी हम जानबूझ करके भी, गलती से भी, जानबूझ के क्या, गलती से भी हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर ही नहीं सकते। उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, कुछ क्रियाएं कुछ क्रियाएं
जो उस स्थिति के बारे में बताती हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है या नहीं होता है। ठीक है, उन्हें कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं करते। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और वो कौन सी है मैं आपको लिख देता हूं। जैसे है आपका है हैव, ठीक है। दूसरा है आपका पासिस, ठीक है। ओन, एक प्रोसेस है ओन, सी, हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, स्मेल, टेस्ट, बिलीव, फील, थिंक, वेदर, नो, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, रिकलेक्ट, फॉरगेट और सपोज। इसके आगे एटसेट्रा लिख देंगे, ये आगे चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इनको हम कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त नहीं करते। इनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स। तो ये आपका आज का वीडियो था। और वीडियो क्योंकि सारे रूल्स को कवर किया है, बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की, उसके बाद भी काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अब वीडियो को पूरा देखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं इसमें वीडियो में कुछ नहीं, आपको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, समय भी बहुत ज्यादा लगा है। अब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जरूर हकीकत में कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। तो अगर आप चैनल को फिर से दोबारा से, आप अगर नए हैं चैनल पर तो दोबारा कहूंगा मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारी पिछली वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बिगिन टू लर्न। धन्यवाद।